तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन रियल लाइफ क्राइम स्टोरी फिल्म को, जिसका नाम है डेड मेल। इस मूवी को यही चीज बहुत खतरनाक बना देती है कि ये बिल्कुल रियल घटना पर आधारित है और कैरेक्टर्स भी बिल्कुल सेम हैं, जिनके बारे में आपको एंड में देखने के लिए मिलेगा कि उनके साथ में इस केस के बाद में क्या हुआ था। तो एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी एक्सप्लेन करी हुई कोरियन हॉरर मूवी गीमून द लाइटलेस डोर को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने रिसेंटली रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन फिल्म को भी एक्सप्लेन किया है, जिसका नाम है गुना गुना स्त्री मुदा। अगर आपने नहीं देखी है डू चेक इट आउट एज वेल। मूवी काफी बढ़िया लगेगी, देखने में काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत 1980 के समय पर होती है, जहां पर हम एक दूर दराज घर को देखते हैं, जिसके अंदर से एक चेन से बंधा हुआ व्यक्ति निकलता है। वो आदमी रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था और उसके हाथ में एक मेल था। वो उस मेल को मेल बॉक्स में पोस्ट करने जा रहा था। अब किसी तरह वो मेल बॉक्स के पास पहुंच जाता है और उस मेल को पोस्ट भी कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा व्यक्ति आकर उसे मार कर बेहोश कर चुका था। खैर इसके बाद हमें पोस्टल फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दो कोवर्कर्स बेस और एन को देखते हैं। वो उन मेल्स को अलग अलग कर रही थी, जिसके अंदर कोई भी एड्रेस मौजूद नहीं था या फिर मिसिंग था। बेसिकली ऐसे मेल्स जो कि सेंडर के पास नहीं पहुंचते या फिर डिलीवर नहीं होते या फिर उनके एड्रेस के अंदर एरर हुआ करता था, उनको डेड मेल्स कहा जाता। अब ये काम करते वक्त बेस को वही मेल मिलता है जो कि उस चेन से बंधे हुए व्यक्ति ने मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया था। उस मेल पर खून लगा हुआ था। ये देखकर बेस हैरान रह जाती है। दरअसल उस मेल के अंदर लिखा था कि मेरी मदद करो, मैं किडनैप हो चुका हूँ। साथ ही साथ उस मेल बॉक्स में एक एड्रेस लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर वो किडनैपर का नाम नहीं लिख पाया। शायद लिखने से पहले ही किडनैपर ने उसे देख लिया होगा और यहाँ पर बेस इसे किसी तरह का प्रैंक समझने लगती है। खैर अब सारे मेल्स को इकट्ठा कर वो जेस्पर नाम के व्यक्ति के पास ले जाने लगते हैं। जेस्पर एक मेल इन्वेस्टिगेटर होता है जो कि डेड मेल्स का सही एड्रेस पता लगाकर उनको डिलीवर करवाया करता। जिसके बाद एन और बेस वो मेल्स का बॉक्स जेस्पर को दे देते हैं। जेस्पर उन्हें अपने पास रख लेता है और वो उस मेल को देखता है जिस पर खून लगा था, लेकिन इस पर वो भी इतना ध्यान नहीं देता। जिसके बाद बेस और एन वहाँ से चली जाती हैं और जेस्पर अपने काम में लग जाता है। अब एड्रेस को ट्रेस करने के लिए वो अपने दोस्त रिने की मदद भी लेता है। अब जैसे कि एक नेकलेस जिसका कि डिलीवरी एड्रेस नहीं था, उसका पता वो रिने से लगवाता है और उस लेडी का पता लगाता है जिसका वो नेकलेस था। जिसके बाद जेस्पर इस लेडी को कॉल करता है और वो लेडी उससे कहती है कि हाँ वो नेकलेस उसका ही है। अब तब जेस्पर जो होता है वो उस लेडी को नेकलेस को डिस्क्राइब करने के लिए कहता है, क्योंकि वो इतनी कीमती चीज ऐसे ही किसी को नहीं थमा सकता था। खैर वो लेडी जेन्युइन निकलती है, मतलब कि वो नेकलेस उसी का था। जिसके बाद में वो और मेल्स को चेक करता है, लेकिन इसी बीच उसे वो खून वाला मेल मिलता है, लेकिन उसे वो एक मजाक ही लग रहा था और इसलिए वो उस मेल को डस्टबिन में डालकर वहां से निकल जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बात को वो इतना हल्के में भी नहीं ले सकता था, इसलिए वो उस मेल को दोबारा देखने जाता है। क्या पता वो मेल सच हो सकता था और यही जेस्पर सोच रहा था। अब वो उस मेल को अपने साथ ले जाने लगता है। जिसके बाद वो अपने रूम में आता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि जेस्पर एक डॉर्मेट्री में रहता है, यानी कि काइंड ऑफ हॉस्टल के अंदर। खैर रूम में पहुंचकर वो चेक करता है कि क्या मेल में लगा हुआ खून असली है या फिर नकली, और तब उसको समझ में आता है कि वो खून एकदम असली था। जिसके बाद वो नहाने के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपने न्यू रूममेट से मिलता है। खैर अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर वो अपने रूम में आकर सो जाता है और उसका रूममेट भी वहां पर आता है, जो कि उस मेल को चेक कर रहा था। अगले दिन जेस्पर अपने ऑफिस जाता है, जहां पर वो रिने को कॉल करके उस मेल के बारे में सारी बातें बताता है और फिर जेस्पर उससे इस मेल का एड्रेस मांगता है। वो उसको सारी जानकारी भी दे देता है। अब रिने उसे एड्रेस देने लगता है, लेकिन इसी बीच वहां पर एक आदमी आता है और जेस्पर को मार कर बेहोश कर देता है और हम देखते हैं कि ये आदमी असल में जेस्पर का नया रूममेट था। अब जेस्पर को बेहोश करके वो कॉल को उठाता है और जेस्पर का सुपरवाइजर बनकर बात करने लगता है। वो उससे पूछता है कि जेस्पर इस मेल की इन्फॉर्मेशन को क्यों जानना चाहता था, लेकिन रिने उसका कोई जवाब नहीं देता। तब हम देखते हैं कि वो व्यक्ति घबराने लगता है और उस मेल को अपने पास रख लेता है और उसके घबराने की वजह यही थी कि वो पकड़ा ना जाए। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि वही शुरुआत वाला किडनैपर है और इसका नाम ही ट्रेंट है। दरअसल डॉर्मेट्री के अंदर वो जेस्पर का पीछा करते हुए आया था, मतलब कि वो उस पर नजर रख रहा था। जाने से पहले ट्रेंट जेस्पर को जान से मार देता है और जिसके बाद वो उस आदमी के पास जाता है जिसे उसने किडनैप किया था और उस आदमी का नाम असल में जॉश होता है और वो उसको वार्निंग देता है कि वो दोबारा ऐसा ना करे। आखिर ट्रेंट ने जॉश को क्यों किडनैप किया, इसका पता लगाने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम ट्रेंट को देखते हैं जो कि एक सिंथेसाइजर मर्चेंट मार्केट में काम करता है। अब सिंथेसाइजर एक इलेक्ट्रिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक कीबोर्ड से ऑपरेट हुआ करता, जिसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को ऐड किया जा सकता है। खैर जॉश भी वहीं पर मौजूद था और वो किसी ऐसे को ढूंढ
रहा था जो कि फंडिंग देकर उसके इंस्ट्रूमेंट को डेवलप कर सके। खैर इसी बीच ट्रेंट जॉश को पहली बार देखता है और वो जॉश से बात करने जाता है। ट्रेंट उससे उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने लगता है और वो उसके म्यूजिक की तारीफ भी करता है। तब जॉश कहने लगता है कि जापानीज इंस्ट्रूमेंट उनसे काफी आगे हैं क्योंकि वो लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट से 40 से 50 तरह की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और ये बात ट्रेंट को पसंद नहीं आती। वो कहता है कि भले ही वो ये सब करते हैं लेकिन वो इतने खास नहीं है। अब जॉश उसको अपने सपने के बारे में बताने लगता है जिसके अंदर वो काफी अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता था। ट्रेंट को उसके अंदर का जुनून पसंद आता है। अब यहाँ पर थोड़ी बातें होने के बाद ट्रेंट उसे एक ऑफर देता है, यानी कि कोलैबोरेशन का। वो दोनों मिलकर एक अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। अब ये सुनकर जॉश को काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसको कोई पार्टनर पहले से ही चाहिए था जो कि उसकी हेल्प कर सके और ऐसे में फाइनेंशियली भी सपोर्ट उसको मिल जाएगा और जॉश उसको हाँ कर देता है। जिसके बाद दोनों ही साथ में काम करने लगते हैं और हम गौर करते हैं कि ट्रेंट को जॉश में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है और वो उसकी केयर करता, उसे मोटिवेट करता, जहां तक कि जॉश को कॉल पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए भी कहता ताकि उसे कंफर्टेबल फील हो। खैर इसी बीच वो एक फोटो एल्बम निकालता है जिसमें कुछ पुरानी फोटोज थी और उसी फोटोज में से एक फोटो एक ब्लैक व्यक्ति की थी जिसे देखकर ट्रेंट थोड़ा सा भावुक हो जाता है और इससे हमको समझ में आता है कि उस ब्लैक व्यक्ति और ट्रेंट का पास्ट में जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा और शायद से ट्रेंट का जॉश के अंदर इस तरह से इंटरेस्ट शो करना भी इसी चीज का एक हिस्सा होगा। अब अगले दिन जॉश जो होता है वो ट्रेंट से कुछ जरूरत का सामान मंगवाता है और ट्रेंट वो सामान लेकर फौरन ही उसके पास पहुंच गया था। जिसके बाद वो दोनों काम से रिलेटेड बात करते हैं जिसके बाद ट्रेंट घर चला जाता है। अब एक तरफ जॉश जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट बनाने में काफी मेहनत कर रहा था, वहीं दूसरी ओर ट्रेंट जॉश के लिए अपने हाथों से खाना बनाने के लिए मेहनत कर रहा था जो कि काफी अजीब सी बात थी। खैर इसी बीच जॉश के पास एक मेल आता है जिसको वो अपने पास रख लेता है और फिर वो नहाने जाता है। उसके जाने के बाद में ट्रेंट वहां पर आ गया था और वो उस मेल को देख लेता है। दरअसल वो मेल जापान से था और वो एक म्यूजिक कंपनी का था जिन्होंने जॉश के काम में अपना इंटरेस्ट शो किया था और वो जॉश को जापान बुला रहे थे। ये देखकर ट्रेंट काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि जॉश और वो मिलकर काम करेंगे, वो भी हमेशा के लिए, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। जॉश उसे बीच में ही छोड़ रहा था और इसी बीच जॉश भी वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर ट्रेंट उसकी नाराजगी उसे जताता है। जॉश उसके लिए उससे माफी मांगता है कि उसे ये मेल अभी अभी मिला है और वो इस बारे में उसको बताने ही वाला था, लेकिन असल मुद्दा ये था ही नहीं। ट्रेंट चाहता था कि वो साथ काम करे, लेकिन जॉश के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और ये अपॉर्चुनिटी वो किसी भी कीमत पर गवा नहीं सकता था। और ये सब सुनकर ट्रेंट वहाँ से चला जाता है और अपने फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल कर पागलों की तरह खाने लगता है और इससे हम उसकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगले सीन में जॉश के पास जापान से कॉल आता है और जॉश काफी एक्साइटेड था, यानी कि वहाँ पर जाने के लिए। अब हमको पता चलता है कि जॉश अगले ही हफ्ते जापान जाने वाला है। कंपनी वाले उसे उसके इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद जॉश जाता है अपने सिंथेसाइजर को मेजर करने के लिए, लेकिन वहां पर उसे ट्रेंट मिलता है, लेकिन वहां पर उसका इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था। जॉश उससे उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछने लगता है और तब ट्रेंट बताता है कि वो उसके पास है, जिसके बाद में ट्रेंट उसे अपने साथ ले जाने लगता है। खैर अब वो अपने दूर बने हुए घर पर जॉश को लेकर आता है और इसके बाद वो उसे बेसमेंट में लेकर जाता है जहां पर उसका सिंथेसाइजर था। साथ ही साथ वहां पर कुछ और चीजें भी थी जो कि ट्रेंट जॉश के लिए लेकर आया था। ये देखकर जॉश काफी खुश होता है, लेकिन ट्रेंट चाहता था कि जॉश यहीं पर रुके, लेकिन जॉश को तो जापान जाना था। वो उसको समझाता है कि इससे उनकी पार्टनरशिप पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये सुनकर ट्रेंट काफी ज्यादा मायूस था। वो जॉश को कहता है कि वो उसका सामान पैक कर सकता है। इसके बाद ट्रेंट वहां से ऊपर चला जाता है। सब कुछ पैक करने के बाद में जब जॉश जाने लगता है तब वो बाहर जाने के दरवाजे पर लॉक पाता है। उसे थोड़ी देर बाद एहसास हो जाता है कि वो यहाँ पर फंस चुका है और यहाँ पर उसे इसी मकसद से लाया गया था। उसको समझ में आता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी फायदा नहीं था और वहीं सीलिंग पर एक विंडो भी थी जिसके जरिए ट्रेंट जॉश को देख सकता था। जॉश उसे वहां से जाने देने के लिए कहता है, लेकिन ट्रेंट उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद में जॉश चिल्लाने लगता है, लेकिन ट्रेंट उसको बताता है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसकी बात सुनने नहीं वाला, क्योंकि दूर एकड़ तक यहाँ कोई घर है ही नहीं। ये सुनकर जॉश समझ जाता है कि वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। वो ट्रेंट से भीख मांगने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। अब ट्रेंट उसे बताता है कि उसने उनकी पार्टनरशिप के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन जॉश उसे छोड़कर जा रहा था। जॉश यहाँ समझ चुका था कि ट्रेंट से कुछ भी कहने का फायदा नहीं है, जिसके बाद जॉश वहाँ पर मायूस होकर लेट जाता है। अब ट्रेंट उसके लिए अपने हाथों से चिकन बनाकर देता है। उसे खाना वगैरह देने के लिए वो एक होल का इस्तेमाल कर रहा था जो कि सीलिंग पर था। खैर जॉश उस खाने को हाथ तक नहीं लगाता। अब ट्रेंट तभी जॉश को एक कहानी सुनाता है, एक व्यक्ति के बारे में बोलता है जो कि उसके काफी करीब था, जो कि असल में एक स्पोर्ट्समैन था और वो जेवलिन थ्रो खेला करता और उसका नाम रेजी था। वो उसके काफी
काफी करीब था क्योंकि ट्रेंट भी एक जैवलिन प्लेयर था। वो दोनों एक पार्टनर की तरह साथ में रहते। लेकिन एक दिन रेजी का एक इंटरनेशनल कंपटीशन आया और वो वहां पर चला गया, लेकिन ट्रेंट ने उसे काफी रोका, भीख मांगी, लेकिन वो नहीं रुका और उसके बाद ही ट्रेंट अकेला सा हो गया। वो बताना चाह रहा था कि किस तरह से लोग उसे अकेला छोड़ जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, हमने शुरुआत में ट्रेंट को एक फोटोग्राफ देखते हुए नोटिस किया था जो कि एक ब्लैक व्यक्ति की थी, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो रेजी ही था। और मेरे ख्याल से ट्रेंट ने इस बार रेजी की झलक जॉश के अंदर देखी थी। अब इन सब से हम इतना समझ पाते हैं कि ट्रेंट थोड़ा दिमाग से अनस्टेबल है। वो जॉश को कहता है कि वो बेहतरीन सिंथेसाइजर इंजीनियर है और उसे यहीं पर काम करना चाहिए, और जॉश अब पूरी तरह से बेबस हो गया था। इसलिए जैसा ट्रेंट बोलता है वो वैसा ही करता है, या फिर यूं कह लो कि वो बस ट्रेंट की बात मानने का दिखावा कर रहा था। खैर, एक दिन जॉश जो होता है वो स्प्रे की मदद से एक गैस कटर बना लेता है। अब जब ट्रेंट सो रहा था तब वो उसे दरवाजा काटने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ट्रेंट के पास फायर अलार्म बजने लगा था, जिसको सुनकर वो जल्दी से बेसमेंट के अंदर जाता है। बेसमेंट के अंदर हर तरफ धुआं ही धुआं था और जॉश जो होता है वो जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, और ये सब असल में धुएं की वजह से हो रहा था। ट्रेंट उसको उठाने लगता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। जिसके बाद में जब जॉश की आंख खुलती है तो वो खुद को बाथरूम में पाता है जहाँ पर वो चेन से बंधा हुआ था। जिसके बाद वो शोर मचाने लगता है, जिस पर ट्रेंट कहता है कि वो ऐसे ही रहेगा जब तक उनका ट्रस्ट और बेसमेंट का दरवाजा नहीं बन जाता। जॉश अब काफी ज्यादा पैनिक करने लगा था। खैर, इसी बीच ट्रेंट बेसमेंट का दरवाजा ठीक करने में लगा हुआ था। तभी जॉश को कोई बाहर दिखाई देता है, जिसे वो आवाज लगाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। वो देखता है कि वो बेसिन के पाइप से बंधा हुआ था, इसलिए वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन इससे होता यह है कि उसे टाइल्स का एक नुकीला टुकड़ा मिल जाता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। दूसरी ओर ट्रेंट जॉश के लिए पूरे बेसमेंट को ठीक करता है, साथ ही साथ उसका इंस्ट्रूमेंट भी, जिसके बाद में ट्रेंट बाहर जाने लगता है। तभी जॉश खाना खा रहा होता है और ट्रेंट के जाने के बाद में वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है और जोर लगाते लगाते वो अपने आप को आजाद कर लेता है। जिसके बाद में वो रेंगता हुआ जाता है जहाँ पर उसको एक कागज और नोट मिलता है। वो एक नोट लिखता है और ये वही लेटर होता है जो कि जेस्पर के हाथ शुरुआत में लगा था। अब इसके बाद ट्रेंट जब वापस घर पर आता है तो वो देखता है कि जॉश वहाँ से आजाद हो चुका है। जिसके बाद वो जॉश को ढूंढने लगता है जो कि मेल बॉक्स के पास था, और ये देखकर ट्रेंट उसको रोकने लगता है, लेकिन इतने में ही जॉश ने वो लेटर वहां डाल दिया था। अब ये देखकर वो जॉश को बेहोश करता है और मेल बॉक्स में झांकने लगता है, लेकिन ट्रेंट को वो मेल नहीं मिलेगा। जिसके बाद में वो जॉश को अंदर लेकर आता है, और ये वही शुरुआत वाला सीन था। और इस बार जॉश के हाथों को वो ग्लू से बाथटब के साथ चिपका देता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और फिर वो मेल बॉक्स को ओपन करने जाता है, लेकिन वो नहीं खुलता, और तब वो स्प्रे गैस कटर लेकर आता है। लेकिन इतने में होता यह है कि मेल बॉक्स के अंदर के सारे मेल्स को पोस्टल व्हीकल ले जा चुकी थी। जिसके बाद वो उस कार का पीछा करता है जहां से उसे एक लोकल पोस्टल फैसिलिटी के बारे में पता चलता है, जहां पर जेस्पर काम किया करता था, और उसने वहां बेस के जरिए जेस्पर का पता लगाया। जिसके बाद उसने जेस्पर के साथ ही रूम ले लिया, जेस्पर से मुलाकात करी, और रात में सोते टाइम उसने जेस्पर के ऑफिस की स्पेयर कीज अपने पास रख ली, और वो उसके पीछे उसके ऑफिस में जाता है। और ये वही टाइम था जब जेस्पर रीने से उस खून वाले मेल का एड्रेस ले रहा था, और उसी टाइम पर ट्रेंट जाकर उसे खत्म कर देता है। लेकिन इसी बीच गार्ड उसको देख लेता है, जिसके बाद में वो उस पर टेजर गन चला देता है, लेकिन उससे ट्रेंट को ज्यादा कुछ नहीं होता, और वो उल्टा गार्ड को ही मौत की नींद सुला देता है। खैर, अब वो वही दूर वाले घर पर वापस आता है जहाँ पर वो सारे सबूत मिटा देता है, और फिर वो जॉश के पास जाकर उसको बताने लगता है कि उसकी वजह से उसे किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद वो उसके ग्लू से चिपके हाथों को निकालता है और उसको बांध देता है। खैर, अब सीन चेंज होता है जहाँ पर रेने को पता चल गया था कि जेस्पर अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो उस नोट के एड्रेस से उस जगह का फोन नंबर निकालता है जो कि ट्रेंट का था। वो ट्रेंट के पास कॉल करता है प्रमोशन के बहाने से, लेकिन ट्रेंट को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो कॉल को कट कर देता है। इसके बाद रेने जेस्पर के ऑफिस कॉल करता है, जहां पर कॉल एन उठाती है, जिस पर एन रेने को बताती है कि जेस्पर अब उनके बीच नहीं है, लेकिन ये बात रेने पहले ही जानता था। दरअसल जेस्पर की मौत पर केस चल रहा था, जिसे ये कहकर खत्म कर दिया गया कि जेस्पर को पहले गार्ड ने मारा और उसके बाद गार्ड ने खुद को ही खत्म कर लिया, यानी कि यहाँ पर ये सारा माहौल किसी और ने नहीं, ट्रेंट ने ही बनाया था। और यही बात वो रेने को बताती है, और तब रेने कहता है कि नहीं, जब आखिरी बार उसने उसे कॉल किया था तब जेस्पर के साथ कोई और भी मौजूद था, और वो गार्ड तो बिल्कुल नहीं था। वो जो कोई भी था उसने एक लेटर के बारे में उससे पूछा था, और यहाँ पर रेने उसी ब्लड वाले मेल की बात कर रहा था। और यहाँ पर रेने उन्हें उस लेटर का एड्रेस बताता है और घर की सारी जानकारी देता है, और वो बताता है कि जेस्पर को जिसने भी खत्म किया है वो कोई पक्का जान पहचान का ही था, क्योंकि उसने जेस्पर का नाम लिया था और उस वक्त रेने कॉल पर ही था।
खैर तभी हम देखते हैं कि रिने, बेस और एन जो होते हैं वो जेस्पर को जस्टिस दिलाने का ठान लेते हैं। बेस और एन डॉर्मेट्री जाते हैं जहाँ पर वो जेस्पर के बारे में पूछताछ करते हैं, जैसे कि जेस्पर को कौन कौन जानता था, लेकिन मैनेजर इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि वो किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तब बेस और एन को दीवार पर कुछ लगे हुए लोगों के फोटो के साथ नाम दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों के थे। उसके अंदर ट्रेंट भी मौजूद था। खैर उस पर उनकी नजर नहीं जाती, जिसके बाद में रिने कुछ लोगों के नंबर निकालता है जो कि उसी एरिया में रहते थे जहाँ से वो मेल आया था। साथ ही साथ वहाँ पर उनके नाम भी मौजूद थे। अब बेस और एन एक एक करके उस एरिया के घरों पर तलाशी करने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ट्रेंट जॉश के लिए खाना बना रहा था, लेकिन वहाँ पर जहर भी मौजूद था और इससे हमको पता चलता है कि ट्रेंट अब जॉश को खत्म करने वाला है क्योंकि अब वो उसके आगे हार मान चुका था। बेसिकली वो उसकी बात नहीं मान रहा था, जिसके चलते उसे खत्म करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा, क्योंकि उसने कई बार उसको रोकने की कोशिश करी और अब तो लेटर पोस्ट करके उसने हद पार कर दी थी। लेकिन जैसे ही वो उसे खाना देने बढ़ा वैसे ही कोई बेल बजा देता है और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एन आई थी। अब एन को ट्रेंट विंडो से ही देख लेता है और उसको पहचान लेता है, जिसके चलते वो थोड़ा सा पैनिक करने लग गया था। लेकिन फिर दरवाजा खोलकर वो एन को अंदर बुलाता है और बेस बाहर से ही ये सब देख रही थी। खैर अब वो एन को वहीं पर बैठा देता है और दरवाजा अंदर से लगा लेता है। जिसके बाद वो जाता है सीधा बेसमेंट में, जहाँ पर वो एक हैमर उठाता है और वो एन को किस तरह से मारेगा उसकी प्रैक्टिस करने लगता है, यानी कि वो पूरा का पूरा साइको था। खैर इसी बीच एन जो होती है वो वहाँ पर जेस्पर की स्पेयर की देख लेती है और उसको समझ आ जाता है कि ट्रेंट ही वही किलर है। अब ये जानते ही वो पैनिक करने लगती है और पैनिक करते हुए वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद था। इसलिए वो दूसरा रास्ता ढूंढती है, जहाँ पर उसे ट्रेंट का बेडरूम मिलता है, जहाँ से वो ट्रेंट को बेसमेंट में देख लेती है। जिसके बाद वो गलती से जॉश को भी ढूंढ लेती है और उसे ढूंढने के बाद वो उसको छुड़वाने लगती है, लेकिन ट्रेंट तब तक वहाँ पर आ गया था और वो उन दोनों को साथ में देखता है। जिसके बाद वो बाहर से स्पीकर के जरिए जॉश को कहता है कि उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई है और अब वो आजाद है, और इतना कहकर वो कहीं पर चला जाता है। जिसके बाद हम जॉश को देखते हैं जो कि घर से बाहर निकलता है और फाइनली एन, बेस और रिने ने मिलकर ये केस सॉल्व कर लिया था, लेकिन ट्रेंट द किलर अभी भी आजाद था। खैर इसके बाद में हम ट्रेंट को देख पाते हैं जो कि साइकोलॉजिकली बिल्कुल टूट चुका था, जो कि अब अपने ही बनाए हुए खाने को खा रहा था जिसके अंदर जहर होता है। और खाना खाने से पहले वो रेडियो सुनता है जिसमें जॉश पुलिस को सब कुछ बता रहा था कि ट्रेंट ने उसके साथ क्या क्या किया और वो किस तरह का व्यक्ति था, जिसके चलते ट्रेंट को काफी दुख हो रहा था। और हम जानते हैं कि इसके बाद में अब वो जिंदा नहीं बचेगा और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। खैर इसके बाद में हमें रियल लाइफ कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें उनकी आगे की जिंदगी कैसे बीती वो बताया गया। जैसे कि जॉश इस हादसे के बाद LA शिफ्ट हो गया था, लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं पता कि उसके जापान वाले डील का क्या हुआ। खैर इसके बाद बेस ने अपना काम जारी रखा और उसका ग्रैंड नेफ्यू आज बेसबॉल खेलता है, और वो भी मिल्वॉकी ब्रूअर्स टीम के लिए। जिसके बाद में रिने ने 30 साल तक एक इंटेलिजेंस कंपनी में काम किया, जिसके बाद 2017 में उसका देहांत हो गया। और एन का फोटो पेओरिया की मैगजीन की फ्रंट पेज पर आया उसके हीरोइक एक्शन की वजह से, लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करने के लिए उसे टर्मिनेट कर दिया गया था। जिसके बाद अब वो रेफ्रिजरेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर है। खैर इसके बाद में जेस्पर की बारी आती है और जेस्पर के खत्म होने के बाद में उसे प्लास्टिक मॉडलिंग एसोसिएशन ने एनाटॉमिकल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप से ऑनर किया, जो कि स्कॉलरशिप हर साल उसके नाम पर दी जाती है। और उसकी फोटो आज भी बेलमोंट हॉलो के हॉल ऑफ ग्रेजुएट्स में लगी हुई है। और आखिर में बारी आती है ट्रेंट की। तो ट्रेंट के खत्म होने के बाद में उसकी जब बॉडी मिली थी तो ट्रेंट को उसकी ही माँ के पास में दफना दिया गया था। हालांकि जहाँ से उसने अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई करी हुई थी वहां से उसका कोई भी कभी रिकॉर्ड नहीं मिला था। तो हो सकता है कि वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी, यानी कि वो दस्तावेज भी झूठे होंगे, या फिर ये हो सकता है कि वहां पर भी उसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, जिसके चलते कॉलेज वालों ने उसका नाम ही वहां से मिटा दिया था। और इस मूवी की सबसे शॉकिंग बात यही है कि ये जो मूवी है वो सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि इस मूवी को काफी खतरनाक बना देती है, बहुत ही ज्यादा भयानक बना देती है। यानी कि किसी व्यक्ति का एक सपना देखना इतना भारी पड़ सकता है, वो इस मूवी के जरिए हमको पता चलता है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेड मेल फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल रियल हैं। बात रही यहाँ पर ट्रेंट के बारे में, तो ट्रेंट एक बहुत ही बड़ा साइको था जिसको स्टार्टिंग से ही धोखा मिला। एंड आई बिलीव कि उसको फ्रेंडशिप से ज्यादा बहुत कुछ चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रेजी के धोखा देने के बाद में उसके दिमाग में यही बैठ गया था कि भैया यहाँ पर उसके साथ हमेशा ऐसा ही होगा। और जब उसने यहाँ पर एक बहुत ही फ्रेंडली जॉश को देखा तो उसको लगा कि रेजी वापस आ चुका है, या फिर ये कहें कि उसने उसके अंदर रेजी की झलक देखी थी। लेकिन यहाँ पर भी उसको धोखा मिला, लेकिन ये खाली उसके मन के अंदर बनाए हुए ख्वाब थे जो कि जॉश ने उसे
कभी नहीं दिखाए थे। यहाँ पर खाली एक इंस्ट्रूमेंट के लिए पार्टनरशिप करी गई थी, लेकिन जब उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो ट्रेंट उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया। उसके चलते उसने कितने लोगों की जान लेने की कोशिश करी थी। और यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि ट्रेंट ने जॉश को एंड में अकेला क्यों छोड़ दिया था। तो उसका रीजन ये था कि असल में ट्रेंट कोई किलर नहीं था, वो खाली एक साइको था और वो यहाँ पर किसी और को नहीं मार सकता था, ना ही वो 3-3 लोगों की लाश को हैंडल कर सकता था। इसके चलते उसने वहां से भागना ही सही समझा और वो समझ चुका था कि पुलिस उसे कभी ना कभी पकड़ ही लेगी। इसके चलते उसने खुद को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपने अभी तक अगर एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन हॉरर फिल्म गी मून द लाइटलेस डोर को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए